नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश का जीबी पंत सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान अचानक से सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने का कारण है एक विवाद। जो विवाद यहाँ हुए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के चयन से जुड़ा हुआ है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, ओबीसी कैटेगरी के, उनको यहाँ पर दरकिनार किया गया है और उनकी जो चयन प्रक्रिया थी उसमें नॉट फाउंड सूटेबल कह करके उनको यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया है। इस पूरे मामले में क्या हो रहा है, ये पूरा मामला क्या है और इसमें किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसमें जो संस्थान है उसका क्या जवाब है, इन सबको लेकर के हमने बात करने की कोशिश की है असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर चिंटू कुमारी से हमने इस मामले में बात की है और इस मामले में हमने टिस मुंबई में जो एलएलएम की पढ़ाई कर रहे हैं मयंक, जिन्होंने पिटीशन दाखिल की थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास में, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। साथ ही साथ हमने जो शिक्षण संस्थान है उसके जो प्रशासन है उससे भी बात करके उनका पक्ष जानने की कोशिश की। जीबी पंत इंस्टीट्यूट में हुआ क्या है कि लास्ट ईयर वैकेंसी निकाली गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर लेवल पे भर्ती करने के लिए। उनका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया 3 तारीख को। उस रिजल्ट में जो दिखाया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर पे जो ओबीसी की सीट थी, अनरिजर्व सीट्स पे लिए गए लोग, शेड्यूल कास्ट पे लिए गए, जो ओबीसी की सीट थी उसको कर दिया गया एनएफएस। एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पे भी हो, यानी कि और प्रोफेसर पूरी भर्ती में एक भी ओबीसी को लिया नहीं गया, एक भी ओबीसी लिया नहीं गया। तो हमारा विरोध ये था कि ये आपको पूरे देश में, पूरे इतने बड़े मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, 50% 52% की जो आबादी है, उसमें से एक भी आपको सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन का एक वो है, परंपरागत रूप से किया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है ये एक तरह से घेटो टाइप का बना के चलते हैं। गिरोहबंदी है, गिरोहबंदी है। उस गिरोहबंदी में एक तबके को संस्थानों में न घुसने दिया जाए, ये उसकी एक साजिश है। इस भर्ती में अगर मैं आपको और हाईलाइट करूं तो ये इंटरव्यू में एनएफएस कर दिया गया, वो अलग बात है। उससे पहले जो शॉर्टलिस्टिंग हुई कैंडिडेट्स की, उस शॉर्टलिस्टिंग में ही घालमेल कर दिया गया। और वो घालमेल इस तरीके का घालमेल है कि वो इलीगल है, इरेगुलर है, मैलिशियस इंटेंशन से किया हुआ है और वो उसकी लीगलिटी पूरी तरह से अगर चैलेंज हम लोग कर ही रहे हैं, और वो जब भी सिद्ध होगा ये पूरी की पूरी भर्ती निरस्त होगी। उसका कारण ये है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर अगर बताऊं, सपोज शॉर्टलिस्टिंग हुई, शॉर्टलिस्टिंग में एक रिजर्वेशन का एक बिल्कुल साधारण सा नियम है, जिस नियम पर काम करता है रिजर्वेशन। एक पूल होता है अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व कैटेगरी, उसके बाद में रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी हो सकता है, एससी हो सकता है, एसटी, अब ईडब्ल्यूएस भी आ गया। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है दैट इज ओपन टू ऑल, यानी कि वो सभी के लिए खुला है, वो श्रेणी, वो वर्ग किसी के लिए आरक्षित नहीं है। एक बैरेट, एक कट ऑफ जाएगा उसका, सपोज उसका कट ऑफ जा रहा है 50, कट ऑफ जो नीचे का मार्क है 50 उसका कट ऑफ है। उस कट ऑफ से ऊपर जो भी आएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग में आता हो, किसी भी श्रेणी में आता हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, उस कट ऑफ से ऊपर जो भी जाएगा वो अनरिजर्व्ड में काउंट होगा। ये डीओपीटी का भी रूल है, ये रिजर्वेशन का बहुत ही इसमें कोई बताने या समझाने वाली बात नहीं। हुआ क्या है कि यहाँ पे 87 कट ऑफ अनरिजर्व्ड का, अनरिजर्व्ड में 87 से ऊपर आने वाले जितने भी लोग थे इस कट ऑफ से, वो सारे के सारे अनरिजर्व्ड में आने चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि 87 नंबर से ऊपर आने वालों सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट यानी सवर्णों को ही उस श्रेणी में लिया गया है। उदाहरण के लिए बताऊं कि मैं 93 मार्क्स वाला ओबीसी है, जो शायद हाईएस्ट है एपीआई स्कोर के बेसिस पे बनती है। 93 मार्क्स लाने वाले को आप अनरिजर्व्ड में वो टॉप था, लेकिन उसको उसकी कैटेगरी में ही बुलावा भेजा गया इंटरव्यू के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपने ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी इवन ईडब्ल्यूएस भी, इन सब कैटेगरी वालों को आपने सिर्फ उनकी कैटेगरी तक ही सीमित कर दिया, और इस तरह से उल्टा आपने कर दिया, करीबन 40% का आपने आरक्षण अपर कास्ट को दे दिया। ये इंटरव्यू से पहले की बात है। खैर, अब इंटरव्यू के बाद आप बोर्ड में पहुंचे, बोर्ड में पहुंचने के बाद आपका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में भी चूंकि आपने किस तरह से कर दिया कि भाई सारे अपर कास्ट को इसमें इंटरव्यू के लिए आपने अनरिजर्व में कॉल किए, चूंकि ओबीसी की जो क्लास है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये है कि ओबीसी हो या शेड्यूल कास्ट हो या ईडब्ल्यू, जो जितनी भी श्रेणियां हैं, इनमें सिर्फ वही लोग बन सकते हैं जो इसके लिए इस कैटेगरी में आते होंगे।
चूंकि इन पदों को ये इन अपने चाहने वाले अपने जाति सजातीय लोगों को नहीं भर सकते थे, तो इन पदों पर किसी की नियुक्ति ही नहीं की गई ओबीसी में। तो ये हमारा एक आरोप है और इस आरोप को हम सिद्ध करेंगे। अभी कमीशन में हमने पिटीशन डाली थी, कमीशन ने इनको नोटिस इशू किया, इनको जवाब देने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा हमारे पास में तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं जिनको हम समय पर आने पर रखेंगे सामने कि किस तरह के घाल में। ऐसा नहीं है कि जीबी पंत संस्थान कोई पहला संस्थान है जिसने एनएफएस किया है, या हो सकता है भविष्य में कोई आखिरी संस्थान भी नहीं होगा जहां एनएफएस हुआ है, वो भी रिजर्व सीटों पर। पॉइंट नंबर 1, यानी ये एक अनवरत चली आ रही साजिशों का हिस्सा है, ऐसी साजिशें जिसके तहत बाकायदा उच्च शिक्षण संस्थानों से दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके को बेदखल किए जाने की एक अदृश्य सी साजिश चली आ रही है, जिसके प्रमाण के तौर पर मैंने खुद जब अपनी आरटीआई लगाई 1 जनवरी 2020 तक के आंकड़े उसमें हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं कि प्रोफेसर की पोस्ट पर देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तकरीबन 98% पोस्ट ओबीसी की वैकेंट है, और आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 9 प्रोफेसर ओबीसी के हैं। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का ऑन एवरेज 93 to 95% पोस्ट वैकेंट है। ओवरऑल होना ये चाहिए था कि 49.5 रिजर्वेशन है ना एससी एसटी ओबीसी का इस देश के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, तो आज क्या वे उतने हैं? ये नहीं है। यानी अब भी ये दिक्कत चली आ रही है जिसकी वजह से एनएफएस हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, संस्थान बेशक ये कह सकता है कि हमने केवल एपीआई के आधार पर नहीं, क्योंकि इंटरव्यू के बोर्ड पर ये पूरा 100% वेटेज इंटरव्यू को होता है, इसलिए हमने कोई इसमें एपीआई का रोल नहीं देखा है। मेरा आरोप ये है, या जितने भी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं वे एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप किसी को इंटरव्यू देने के लिए बुलाते हैं तो आपने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, उसका बेस तो एपीआई है ना, उसी के बेस पर 93 to 87 यूआर का कट ऑफ है, 93 to 81 जो है ओबीसी का है, 83 समथिंग, और 87 to 81 ईडब्ल्यूएस का है। दिलचस्प बात यह है कि 93 से 87 के बीच जो सवर्ण लोग थे वो तो यूआर की कैटेगरी में आ गए, लेकिन जो 87 के बाद लोग थे गरीब सवर्ण की कैटेगरी में, वो 87 से 81 है ईडब्ल्यूएस में, जबकि 93 से 87 के बीच ओबीसी जो थे वो ओबीसी की कैटेगरी में। इट मींस कि यूआर की लिस्ट जो है मिसलिनियस नहीं बनाई गई, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। तो आपकी पूरी वैकेंसी ही एक खास किस्म के एंटी रिजर्वेशन सिंड्रोम से ग्रसित है। और आखिरी बात, ओवरऑल होता ही है ना कि जो इंटरव्यू पैनल होता है वो आज भी इंडियन एकेडमिया का डाइवर्सिटी वाला नहीं बन पाया है। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर हम अपने दलित, पिछड़े, आदिवासी प्रोफेसर्स को नहीं बैठाते, हम ऑब्जर्वर के तौर पर बेशक बिठाने लगे हैं, क्योंकि चीजें बदली हैं। तो 5-6 लोग एक ही जाति के एक पैनल में बैठते हैं, फिर आप कह रहे हैं हम शोध संस्थान हैं, हम एबिलिटी देखते हैं, हम सुटेबिलिटी देखते हैं कि वो प्रपोजल बना सकता है या नहीं, तमाम तरह की बातें की जा रही। मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हुआ कि 93 एपीआई वाले में वो सारी सुटेबिलिटी नहीं मिली जो 81 वाले ईडब्ल्यूएस में मिल गई। अब इसको कैसे हम साबित करें कि आप जातिवादी नहीं है, और या तो ये आपको साबित करना चाहिए कि आपने क्या ऐसा कसौटी रखी, कौन सा ऐसा पैमाना रखा है, और जिससे कि रिजर्व सीटें ही एनएफएस हो रही हैं। आज का जो अकादमिक जगत है वो पूरी तरीके से स्कैम में लिप्त है, ऐसा दिखता है। और ये उछले तौर पे नहीं बल्कि डीप लेवल पे बहुत गहराई से ये जो है असमानताएं हम लोग को दिखाई देती हैं। और इसकी जो जड़ें हैं वो ऐसी बात नहीं है कि आज के समय में आई हैं, इसकी जड़ें बहुत पुरातन हैं। यानी कि हजारों सालों से एक पीढ़ी है, जनरेशन इन जनरेशन है जिनको कि नॉट फाउंड सुटेबल टू बी इन स्कूल रखा गया था। मतलब ऐसे जनरेशन्स हैं जिनको इवन स्कूल के अंदर घुसने लायक भी नहीं समझा जाता था। और आज का जो तथाकथित सुटेबल समाज है, आज जब बहुत ही मुश्किल से ओबीसी रिजर्वेशन लागू हो पाया और उसके बाद शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा समाज था, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा समाज था, दलित, ओबीसी, बहुजन समाज,
वो जब आगे आए, अपने दम पर आगे बढ़ने लगे और इसके लिए कड़ी मेहनत उन लोगों ने की, तो तथाकथित जो हमारा समाज है, जो अपने आप को सुटेबल समझता है, सिविलाइज्ड, मॉडर्नाइज्ड एंड सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेटिक भी कहते हैं अपने आप को, वो उनकी पोल खुलती हुई नजर आती है। ये मात्र जीबी पंत यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, हर लेवल पे इस स्कैम का पर्दाफाश हो रहा है। और पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम और अकादमिक जगत की जो है पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बात अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसा कि कहा था कि शिक्षा जो है एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसको पीने से हर व्यक्ति दहाड़ने लगता है। तो एक वंचित जो समाज था, जो एक मूक समाज था, हमेशा से दबा कुचला, चुपचाप रहकर सहने वाला जो समाज था, आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि बहुत ज्यादा चुप रह करके सहन नहीं कर सकता है। तो वो दबा कुचला समाज जो आगे एकेडमिक्स में पहुंच गया है, तो दहाड़ने की क्षमता रख रहा है, और उसी दहाड़ की वजह से आज एकेडमिक जगत में जो स्कैम हो रहा है उसकी पोल खुल रही है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.